प्रेम सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज का जो हमारा मिशन है ना, वो एकदम क्लियर है। हमें क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स एकदम लाइन बाय लाइन कवर करना है। एकदम सही। और हमारा टारगेट सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स, मतलब सीबीएसई, यूपी बोर्ड या आईसीएसई तक ही सीमित नहीं है। आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं ना, जैसे सीयूईटी, जेई बेसिक या एनडीए, उनके लिए भी बेसिक्स को 100% क्रिस्टल क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स पूरा फोकस यहाँ रखना। हम इसे बिल्कुल एक लाइव क्लासरूम की तरह पढ़ेंगे। ऐसा फील आना चाहिए कि हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और आप सामने बैठकर नोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की। इंग्लिश में से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ूं तो वो कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो, इसका सिंपल मतलब समझो। कोई भी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, उसे हम छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स के गुणा के रूप में तोड़ सकते हैं। हाँ, इसे हम लेगो ब्लॉक्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे हर बड़ी इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनती है, वैसे ही हर बड़ी संख्या छोटे प्राइम नंबर से मिलकर बनती है। बिल्कुल। और पता है, इतिहास में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने ही अपनी किताब डिस्क्विजिशनीज अरिथमेटी में इस थ्योरम का पहला सही प्रूफ दिया था। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलो इस थ्योरम को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सब लोग पेन और पेपर ले लो। नोट्स में हमारे पास एक नंबर है 32760। अब हम इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे। हाँ, तो पहले ये लिखेंगे। बोर्ड पर ध्यान दो। 32,760 एक बड़ा नंबर है। सबसे पहले इसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि 2 है। तो 32760 को 2 से डिवाइड किया तो आया 16,380। फिर से 2 से करेंगे तो 8190 आएगा। बिल्कुल। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक 2 से कटना बंद ना हो जाए। एक बार और 2 से डिवाइड करने पर 4095 मिलेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा। हाँ, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 पर जाएंगे। सही कहा। 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से और लास्ट में 13 से। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो स्टूडेंट्स, तुम नोटिस करोगे कि ये जो 2, 3, 5, 7 और 13 आए हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और इस थ्योरम का सबसे बड़ा कैच पता है क्या है? हाँ, वो जो वर्ड था ना डेफिनेशन में, हम्म, अद्वितीय या यूनिक। इसका मतलब है कि ये जो प्राइम फैक्टर्स का सीक्वेंस है ये एकदम फिक्स है। आप चाहो तो पहले 5 से डिवाइड कर लो या 13 से, एंड में फैक्टर्स यही आएंगे, बस उनका ऑर्डर बदल सकता है। एकदम सही बात है। और एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। अरे हाँ, द गोल्डन फॉर्मूला। बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। बिल्कुल। फॉर्मूला है HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। मतलब HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। इसका सिंपल मतलब समझो स्टूडेंट्स। अगर तुम्हारे पास दो नंबर है, मान लो A और B, तो उन दोनों का HCF निकालो, उनका LCM निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वो हमेशा उन दोनों ओरिजिनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही आएगा। चलो इसे एक बेसिक एग्जाम्पल से चेक करते हैं। मान लो दो नंबर हैं 6 और 20। अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। और 20 का फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब ध्यान दो, HCF निकालते टाइम हम हमेशा सबसे छोटी पावर लेते हैं। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है और छोटी पावर है 2 की पावर 1, तो HCF हो गया 2। और LCM के लिए हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 4 गुणा 15, जो कि 60 हो गया। अब फॉर्मूले में रखकर वेरीफाई करते हैं। HCF था 2 और LCM आया 60। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। और हमारे नंबर्स क्या थे? 6 और 20। इनको मल्टीप्लाई करो,
6 इंटू 20, ये भी 120 आया, हो गया ना वेरीफाई। बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये तो बेसिक था। बोर्ड एग्जाम में थोड़े बड़े नंबर्स आते हैं। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 96 और 404। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 5 गुणा 3, और 404 का होगा 2 की पावर 2 गुणा 101। अब एचसीएफ क्या होगा? न्यूनतम घातों का गुणनफल। दोनों में 2 कॉमन है और छोटी पावर है 2 की पावर 2। मतलब एचसीएफ आ गया 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। वो 96 और 404 का एलसीएम निकालने के लिए पूरा फैक्टर ट्री बनाने बैठ जाते हैं। हाँ, कैलकुलेशन में यही गलती होती है। सीधा मल्टीप्लाई करने के बजाय हमारा गोल्डन फॉर्मूला यूज करो। हमें पता है कि एलसीएम बराबर होगा दोनों नंबर्स का गुणनफल डिवाइड बाय एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 96 गुणा 404 और पूरे के बटे में 4। अब 96 को 4 से काट लो, 24 आ गया। 24 को 404 से गुणा कर लो तो आंसर आएगा 9696। देखो कितना आसान हो गया। टाइम भी बचा और कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांस भी कम हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। ध्यान दो, ये जो सूत्र है ना, ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए काम करता है। बिल्कुल, इसको याद रखना एग्जाम के लिए। अगर 3 नंबर आ गए, मान लो P, Q और R, तो उनका HCF और LCM का गुणा उन तीनों नंबर्स के गुणा के बराबर नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, जैसे अगर 6, 72 और 120 आ गया, तो गलती से भी ये फॉर्मूला मत लगा देना, वहाँ अलग से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही कहा। तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 लेते हैं। हाँ, वो वृत्ताकार पथ वाला प्रश्न। क्वेश्चन कहता है कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक है। सोनिया उस ट्रैक का एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि उसी ट्रैक का चक्कर 12 मिनट में लगाता है। और दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। सवाल ये है कि वे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। बच्चे पूछते हैं कि सर, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम? वर्ड प्रॉब्लम पढ़कर तो समझ ही नहीं आता। इसका बहुत आसान लॉजिक है। तुम नोटिस करोगे कि दोनों दौड़ रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अपने समय के बाद ही मिलेंगे। मतलब आंसर 18 और 12 से बड़ा ही आने वाला है। बिल्कुल, हमें एक बड़ी वैल्यू चाहिए, एक कॉमन मल्टीपल चाहिए जो दोनों के टेबल में आए। और जब भी बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। ये बहुत बढ़िया लॉजिक बताया आपने। तो चलो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 18 होता है 2 गुणा 3 का स्क्वायर और 12 होता है 2 का स्क्वायर गुणा 3। अब एलसीएम के लिए बड़ी पावर्स लेंगे। 2 की बड़ी पावर है 2 और 3 की बड़ी पावर भी 2 है। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9। और 4 गुणा 9 हो गया 36। मतलब पूरे 36 मिनट बाद वो दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। लॉजिक क्लियर रखना अपना, कैलकुलेशन धीरे धीरे करो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ कर करो। एकदम सही। तो अब हम चैप्टर के दूसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ मुड़ रहे हैं, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी रीविजिटिंग इरैशनल नंबर्स। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें पूरा लॉजिक और रीजनिंग यूज होता है। तो पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स वो होती हैं जिन्हें हम PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, जैसे आधा, 5 या -3। और अपरिमेय संख्याएं यानी इरैशनल नंबर्स वो होती हैं जिन्हें PQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, पाई या √3। ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते। बिल्कुल। अब इन अपरिमेय संख्याओं को साबित करने के लिए हमारी सोर्स बुक में एक तार्किक कुंजी मतलब लॉजिकल की दी गई है, जिसे हम थ्योरम 1.2 कहते हैं। हाँ, इसका सिंपल मतलब समझो स्टूडेंट्स। अगर कोई अभाज्य संख्या मान लो P है, वो किसी नंबर के स्क्वायर यानी A² को डिवाइड करती है, तो वो P उस नॉर्मल नंबर A को भी डिवाइड करेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझाएं तो और क्लियर होगा। मान लो P है 2 और A है 4, तो A का स्क्वायर हो गया 16। अब देखो 2 जो है वो 16 को पूरी तरह काटता है ना? हाँ, 2 8 जा 16 होता है। तो थ्योरम के हिसाब से ये जो 2 है वो 4 को भी काटेगा, और हम जानते हैं कि 2 2 जा 4 होता है, तो थ्योरम प्रूव हो गई। इस स्टेप को स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगला जो पूरा प्रूफ हम करने वाले हैं ना, वो इसी एक थ्योरम पर टिका हुआ है। बिल्कुल।
अब हम उस मास्टर प्रूफ पर आ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बोर्ड पर पढ़ाने जैसा फील लेते हैं, फोकस करो। इस प्रूफ को हम विरोधाभास विधि या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं। मतलब हम पहले उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। हाँ, पहले ये लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है तो इसे AB के रूप में लिखा जा सकता है, जहां A और B सहअभाज्य यानी को-प्राइम है। यहाँ पर सहअभाज्य का मतलब क्लियर करना जरूरी है। सहअभाज्य मतलब A और B में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो और ज्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमारी इक्वेशन बनी √2 बराबर AB। अब B को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ तो हो गया B √2 बराबर A। अब अगला स्टेप है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो B √2 का स्क्वायर हो गया 2B स्क्वायर और A का स्क्वायर हो गया A स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब यहाँ पर थ्योरम 1.2 लगाओ। हाँ, ध्यान दो स्टूडेंट्स, 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर का मतलब है कि 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है, और अगर 2 A स्क्वायर को काटता है तो थ्योरम 1.2 के हिसाब से 2 A को भी विभाजित करेगा। बिल्कुल सही। तो अगर 2 A को काटता है तो हम A को 2C लिख सकते हैं, जहां C कोई पूर्णांक है। अब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। इस A बराबर 2C को अपनी इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन थी 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। A की जगह 2C रखा तो बन गया 2B स्क्वायर बराबर 2C का होल स्क्वायर। और 2C का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो 4C स्क्वायर बन जाएगा। तो 2B स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो बचेगा B स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अरे, ये तो वापस वही सिचुएशन आ गई। हाँ, B स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर का मतलब है कि 2 B स्क्वायर को विभाजित करता है। तो फिर से थ्योरम 1.2 लगाओ, इसका मतलब 2 B को भी विभाजित करेगा। यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखो, हमने अभी साबित किया था कि 2 A को विभाजित करता है और अब साबित कर दिया कि 2 B को भी विभाजित करता है। इसका मतलब A और B दोनों 2 से कटते हैं, दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन रुको, हमने तो शुरुआत में माना था कि A और B सहअभाज्य है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। बस यही तो कैच है। ये विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन हमारे गलत कल्पना के कारण पैदा हुआ है। मतलब हमने जो शुरू में माना था कि √2 परिमेय है, वो बात ही गलत थी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। ये लॉजिक बहुत ही सॉलिड है और हर इर्रेशनल नंबर के प्रूफ में यही मेथड यूज होता है। पर सर, मतलब मैम, एक स्टूडेंट का डाउट यहाँ आ सकता है कि अगर एग्जाम में सिंगल √2 की जगह कोई मिक्स्ड इक्वेशन आ जाए, जैसे 5 - √3, तो क्या उसमें भी इतना लंबा प्रोसेस करना होगा? नहीं, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट मेथड है। इसे एक बैलेंस स्केल या तराजू के एग्जाम्पल से समझो। वो कैसे? देखो, मान लो 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, मतलब 5 - √3 बराबर AB। ठीक है, मान लिया। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, रूट वाले टर्म को एक तरफ कर दो और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो √3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और AB इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 5 - AB बराबर √3। अब लेफ्ट साइड में LCM ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा ब्रैकेट में 5B - A और पूरे के बटे में B, और राइट साइड में सिर्फ √3 बचेगा। अब तराजू को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 5, A और B ये सब पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं, और पूर्णांकों को जोड़ो, घटाओ या डिवाइड करो, वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही बनाते हैं। मतलब तराजू का लेफ्ट साइड पूरी तरह से परिमेय है? बिल्कुल। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है? वहां है √3, और हम पहले से जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लेफ्ट साइड परिमेय और राइट साइड अपरिमेय, ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है, परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तराजू का बैलेंस बिगड़ गया, ये एक विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमारी शुरुआती कल्पना गलत थी। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, ये मेथड कैलकुलेशंस को बहुत इजी बना देता है। इसे बोर्ड में डायरेक्ट यूज कर सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। वाह, ये तो सच में बहुत आसान था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देखी, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं।
फिर हमने HCF और LCM वाला गोल्डन रूल देखा कि HCF गुणा LCM बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। लेकिन ध्यान रहे ये 3 नंबर्स पे काम नहीं करता। और लास्ट में हमने विरोधाभास विधि यानी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से अपरिमेय साबित करना सीखा, रूट 2 वाला मास्टर प्रूफ भी किया और मिक्स नंबर्स का शॉर्टकट भी देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमारे स्टूडेंट जरूर बोलेंगे कि सर अब मैथ्स बिल्कुल इजी लग रही है। बिल्कुल बोलेंगे। और जाने से पहले सेशन को एंड करते हुए मैं स्टूडेंट्स के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ बताइए। हमने आज अपरिमेय संख्याओं को PQ फॉर्म में न लिख पाने की बात की, लेकिन कभी सोचा है कि अगर हम रूट 2 या पाई को डेसिमल यानी दशमलव में लिखने की कोशिश करें तो वो कभी खत्म क्यों नहीं होते? और ना ही वो कोई पैटर्न रिपीट करते हैं। बिल्कुल। अगली बार जब भी कैलकुलेटर यूज करो ना, तो इस अनंत या इन्फिनिटी की कंसेप्ट के बारे में जरूर सोचना कि एक छोटे से नंबर के अंदर भी कितना बड़ा ब्रह्मांड छिपा है। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना।